नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वरुण गिल आप सबका स्वागत करता हूं कृष्णा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी द्वारा हरियाणा पुलिस एसआई की पिछली भर्ती में पूछे गए रीजनिंग के सवालों की। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यदि आप हरियाणा पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले उसमें पूछे गए सवालों के पैटर्न और लेवल को अच्छे से जान लें ताकि आपकी तैयारी सिलेक्शन ओरिएंटेड हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसआई मेल और हरियाणा एसआई फीमेल के रीजनिंग के सवालों की। तो आइए बात करते हैं सवालों की। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एग्जामिनर ने पूछा है यदि किसी कोडित भाषा में यानी कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में सेंटर को कोडित किया जाता है या लिखा जाता है सीएनआर में, तो उसी कोडित भाषा में हैप्पी को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें सवाल की स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि सवाल जो है वो रीजनिंग में कोडिंग, जिसे आप कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, उस चैप्टर का है। तो सवाल में करना क्या होता है, हमें ये देखना होता है जिसका कोड एग्जामिनर ने बताया है। जैसे सेंटर का कोड है सीएनआर, तो हमें ये देखना होगा किस लॉजिक से इस वर्ड का ये कोड बना है। सेम लॉजिक हम लगा देंगे जिसका कोड उसने पूछा है। मैंने देखा सेंटर का जो कोड है वो ऐसे बना है, पहला अक्षर लिया सी, एज इट इज लिख दिया, उसके बाद एक छोड़ के दूसरा अक्षर लिया एन, छोड़ के फिर से उठाया आर लिख दिया और सीएनआर को रिपीट कर दिया, तो हमने देखा सेंटर का कोड बन गया। उसी तरीके से अगर हम हैप्पी का कोड लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, सबसे पहले आएगा एच के बाद एक छोड़ के अक्षर क्या होगा पी, फिर एक छोड़ के अक्षर क्या होगा वाई, और इसे ही हम रिपीट कर देंगे एचपी। तो हम कहेंगे हमारे सवाल का आंसर होगा, यानी हैप्पी वर्ड का जो कोड होगा वो होगा HPY, और ऐसा जो है वो आपका ऑप्शन बी है। तो हम कह देंगे पहले का आंसर होगा बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सवाल जो है वो नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला से है और पूछा गया है 2, 3, 6, 15, 42। तो बताइए आगे की संख्या क्या आएगी। दोस्तों, मैं बात करूं नंबर सीरीज पे, वैसे तो बहुत सारे पैटर्न या बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, लेकिन सबसे पहले जब भी आपके सामने सवाल आए तो आप डिफरेंस लेके देखिएगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो है एसएससी हरियाणा एसएससी में नंबर सीरीज में डिफरेंस का ही होता है। जैसे मान लीजिए 2 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 1, इन दो संख्याओं के बीच के डिफरेंस कितना हुआ 3, इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों 27। जैसे ही मैंने डिफरेंस लिया दो संख्याओं के बीच का, तो मैं ये देखना चाहूंगा क्या डिफरेंस पर कोई लॉजिक है। देखिए, एक डिफरेंस के बाद 3 डिफरेंस कैसे बना, तो हम कह देंगे डिफरेंस जो है वो पहले डिफरेंस का 3 गुना हुआ, 3 के बाद डिफरेंस जो हुआ फिर से 3 गुना, 9 के बाद जो डिफरेंस हुआ फिर से 3 गुना। तो सवाल में सीरीज में जो लॉजिक है वो ये है, हर बार डिफरेंस, आगे का जो डिफरेंस है पीछे की 2 संख्याओं के बीच के डिफरेंस का 3 गुना होता जा रहा है। इसी को हम आगे करेंगे तो हम कहेंगे डिफरेंस जो होगा वो होगा दोस्तों आपका 81, और जब हम इसमें 81, सवाल का आंसर होगा 123, और 123 जो है वो है आपका आंसर बी। इसी सवाल में हो सकता है सवाल को आप ऐसे भी अप्रोच करें कि 2 के बाद 3 जो बना वो ऐसे बना कि मैं 2 की गुना करूं 3 से और उसमें 3 माइनस करूं। 2 की 3 से गुना करेंगे 6, माइनस 3 करेंगे क्या होगा 3। ऐसे ही बात करें 3 की, फिर 3 से गुना करेंगे 9 और उसमें से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 6। 6 की 3 से गुना करेंगे 6 3 18, माइनस 3 क्या होगा 15। यहां देखें तो 15 की 3 से गुना करेंगे 15 3 45, माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा 42। तो ऊपर वाले लॉजिक से अगर मैं सीरीज को सोल्व करना चाहूं तो मैं ये देख पा रहा हूं इससे आगे की संख्या क्या बनी, कैसे बनी, 3 गुने से 3 कम है। इससे आगे की संख्या क्या बनी, 3 गुने से 3 कम है। यहां भी गुना 3 माइनस 3, यहां भी गुना 3 माइनस 3। तो इस सवाल में भी हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे और 3 घटा देंगे।
3 से गुना करेंगे तो 42 दिया 126, माइनस 3 करेंगे तो हम कहेंगे इस लॉजिक से भी हमारा जो आंसर निकल के आया दोस्तों वो कितना निकल के आया 123। यहां से एक बात और सीखने को मिली कि हो सकता है किसी भी सीरीज के सवाल पर एक से ज्यादा लॉजिक लग जाएं लेकिन सवाल का आंसर सेम आएगा, बदलेगा नहीं। नीचे वाले से किया तब भी 123, ऊपर वाले से किया तब भी 123। उम्मीद है आप सवाल को समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सवाल जो है वो नंबर सीरीज का ही है, लेकिन एग्जाम जो है वो हरियाणा पुलिस मेल एसआई का है, यानी अच्छे लेवल का एग्जाम है। तो क्वेश्चन को थोड़ा नए पैटर्न में, नए अंदाज में पूछा गया है। सवाल में क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है मूल श्रृंखला का अनुसरण, अनुसरण मतलब होता है फॉलो करते हुए। फॉलो कैसे करेंगे एक सीरीज को? उस सीरीज के लॉजिक से फॉलो करेंगे। मूल श्रृंखला का अनुसरण करते हुए दी गई संख्या से आरंभ एक श्रृंखला को पूर्ण करें तो बताओ तीसरे स्थान पर क्या आएगा, यानी कि कौन सी संख्या या कौन सा अंक आएगा। समझिएगा दोस्तों स्टेटमेंट को, सवाल आसान है, बस नए तरीके से नए अंदाज से पूछ लिया। सवाल नंबर सीरीज का है। एग्जामिनर ने कहा किसी लॉजिक से ये ऊपर वाली सीरीज बनी होगी, जैसे 105, 53, 27 इस तरीके से ये सीरीज बनी होगी। उसी लॉजिक को अनुसरण करते हुए यानी फॉलो करते हुए नीचे की अगर सीरीज को मैं बनाऊं तो मुझे बताना है यहां पर संख्या क्या आएगी। आइए दोस्तों पहले सीरीज में लॉजिक ढूंढते हैं। 105 में अगर मैं 1 प्लस करूं तो हम कहेंगे, सवाल में 105 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 106। 106 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 53। 53 में 1 जोड़ेंगे 54, उसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 27। 27 में 1 प्लस करेंगे 28। 28 का आधा क्या आएगा 14। 14 में 1 प्लस करेंगे 15। 15 का आधा क्या आएगा 7.5। 7.5 में 1 प्लस करेंगे 8.5, और 8.5 का जब आधा करेंगे यानी कि 2 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 4.5। तो दी गई सीरीज में मैंने जो लॉजिक देखा वो क्या हुआ, 1 प्लस करो फिर आधा कर दो यानी 2 से भाग करो, फिर 1 जोड़ो फिर आधा करो फिर 1 जोड़ो, इस तरीके से सीरीज है। इसी लॉजिक को मैं नीचे की सीरीज पे अप्लाई करूंगा तो हम कहेंगे 85 में 1 प्लस करेंगे 86, और 86 का आधा करेंगे तो संख्या जो होगी वो होगी 43। 43 में 1 प्लस करेंगे तो 44। 44 का आधा कितना होगा 22। 22 में 1 प्लस करेंगे 23, तो 23 का आधा कितना होगा दोस्तों 11.5। और यही हमें बताना था कि यहाँ पर संख्या क्या आएगी, तो हम कह देंगे सवाल का आंसर होगा बी यानी 11.5। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है समरूपता से, यानी कि एनालॉजी या एनालॉजी जिसे कहते हैं। यहाँ पर समरूपता जो है वो शब्दों के बीच में हो सकती है, संख्याओं के बीच में हो सकती है, या फिर अल्फाबेट के समूह के बीच में हो सकती है। मतलब ये है कि ये शब्द जो है वो इस शब्द से किसी भी तरीके से किसी भी लॉजिक से रिलेट करता होगा। ठीक वैसा ही रिलेशन मुझे इस शब्द का पूछे गए शब्द से देखना है। जैसे महासागर का संबंध है दोस्तों किससे, जल से। क्या संबंध है, महासागर में क्या होता है जल यानी पानी। तो वैसे ही हिम नदी में दोस्तों क्या होती है, हिम यानी कि बर्फ। तो हम कह देंगे सवाल का आंसर क्या होगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों एनालॉजी, लेकिन मजे की बात यह है जब इसका सवाल आता है तो विद इन 1 या 2 सेकेंड आप सवाल को कर पाते हैं। सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं, बस आपको सिर्फ थोड़ी आपकी मतलब नॉलेज यूज होती है, उसके बाद आप सवाल को कर पाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो कहता है श्रृंखला को पूर्ण करने वाले लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल अगर आपने पहले रीजनिंग को थोड़ा सा पढ़ा है, जाना है, तो आप समझ गए होंगे सवाल जो है वो अल्फाबेट सीरीज रिपीटिशन से है। अल्फाबेट सीरीज रिपीटिशन में क्या होता है दोस्तों, कोई भी अक्षर या एक से ज्यादा अक्षर बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूं एल फिर एल फिर एल फिर एल, हो सकता है बीच में भी ऐसे ही मैं एम एम, तो इसको बोलते हैं रिपीटिशन यानी कि पुनरावृत्ति। ऐसे सवालों में क्या करना होता है, पहले हम पूरी की पूरी सीरीज कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैंने देखा टोटल एलिमेंट जो है सीरीज में अक्षर जो है वो कितने हैं 12 है। अगर ये अक्षर 12 है तो हम कहेंगे इसकी अगर मैं ग्रुपिंग करूं तो वो कुछ ऐसे होगी, 3 3 के 4 पेयर रहे होंगे, या क्या रहा होगा दोस्तों 4 4 के 3 पेयर रहे होंगे। यानी कि पहले मैं चेक करूंगा कि सीरीज 3 3 के 4 से सोल्व हो जाए, अगर होती है तो सही है, नहीं होती तो हम क्या करेंगे 4 4 के 3 पे जाएंगे और सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
आइए सवाल को सोल्व करते हैं। मैंने देखा टोटल अगर 12 है तो सवाल की सेंस क्या कहती है, 3-3 के पेयर बना लो। अगर मैं 3-3 के पेयर बनाऊं तो आपस में कंपेयर करो और लगातार करना होता है दोस्तों। जैसे यहां पर मैं देखूं n है तो यहां पर क्या है l, हम कहेंगे ये बात क्या बता रही है, ये और ये एक जैसे समूह रिपीट नहीं हो रहे हैं। और अगर एक जैसे समूह रिपीट नहीं हो रहे तो सवाल जो है वो होमोजीनियस समान या समरूप श्रृंखला का नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ऐसा है कि ये वाला समूह और ये वाला समूह एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए L, ये भी L, इसको देखें यहाँ M तो यहाँ हम कह देंगे M आ सकता है, ये N तो ये N आ सकता है। लेकिन अभी तक हम सवाल को मतलब ये डेफिनेट नहीं कह सकते कि ये लॉजिक होगा। हमने बस अप्रोच की सवाल में कि LMN और LMN यानी कि पहला जो समूह है वो रिपीट हुआ कहाँ, तीसरे पे, एक जगह छोड़ के रिपीट हुआ। तो ऐसे सवालों में ये भी होता है कि यहाँ जो आया है वो यहाँ आना कंपलसरी है। देखिए ये n है तो यहाँ पर n भर सकते हैं, ये m है तो ये m, उसके बाद ये तो है ही। तो हम कहेंगे सवाल जो है वो हेट्रोजीनियस असमान श्रृंखला का है। मतलब पहले वाला जो समूह है वो रिपीट हुआ एक की जगह छोड़ के यहाँ पे, और ये वाला जो समूह था बीच वाला ये रिपीट हुआ एक की जगह छोड़ के यहाँ पे। तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो होगा, हम पहले वाले में देख पाए m, फिर n, फिर n और फिर m, यानी कि M+N+M, और M+N+M जो है वो आपका ऑप्शन बी है। दोस्तों डरिएगा नहीं, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, रीजनिंग को जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका सिखा के चलूंगा, जिसके बाद इस ऐसे सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो हम कहेंगे सवाल का आंसर क्या है, बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो कहता है भिन्न संख्यात्मक युग्म चुनिए। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन के तौर पे संख्याओं के युग्म यानी कि पेयर यानी कि जोड़े दे रखे हैं, और इन 4 में से 3 संख्याओं के जोड़े ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से बने हैं। मतलब उन तीनों का लॉजिक एक है, लेकिन एक संख्याओं का जोड़ा ऐसा है जो उनके जैसा नहीं है। कैसे, लॉजिकली उनके जैसा नहीं है, वो हमें अलग करना है। जैसे मैं बात करूं 18 को अगर मैं देखूं तो 18 जो है वो आपका हम कहेंगे 8 से भाग होता है। जो 16 है वो 8 से भाग होता है, 18 जो है वो आपका 9 से भाग होता है। ऐसे ही ये हमारा 8 से और ये हमारा 9 से, ये 8 से 12×8 = 96 और ये 9 पे 13×9 = 108। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्या है लॉजिक, फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, ये गया 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, मतलब 8 और 9 से गया, लेकिन जो भागफल आए वो सेम थे। यहाँ देखें तो 8 7 56, 9 7 63, यहाँ भी वही कहानी थी। यहाँ क्या था, 8 से 12×8 = 13×9 = 108। तो हम कहेंगे यहाँ जो कहानी थी यहाँ भी वही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ तरीके से क्या होना चाहिए था, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता तो 86 नहीं 88 आना चाहिए था। तो हम कहते हैं कि ये 11 पे चला जाएगा। ऐसे ही 99 अगर आता तो हम कहते हैं इसको जब 9 से भाग करेंगे तो ये 11 से चला जाएगा। या उस लॉजिक से कह लो कि ये 8, ये और ये चारों संख्याएं 8 से भाग हो रही हैं और ये चारों संख्याएं 9 से भाग हो रही, लेकिन क्या किया, 86 लिख दिया गया 88 की जगह। तो हम कह देंगे ये संख्याओं का जो पेयर है, जोड़ा है, वो बाकी तीनों से अलग है, यानी कि भिन्न है, यानी कि विषम है। इसलिए हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, डी। यानी कि तरीके से यहाँ 88 आना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या हुआ है 86। तो हम कह देंगे डी ऑप्शन क्या है, कि ये जो संख्याओं का जोड़ा है इन सबसे अलग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है फिर से समरूपता से, एनालॉगी से है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम एक बार लिख लेते हैं सवाल, जिससे आप सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे। आइए सवाल को थोड़ा सा लिखते हैं। जैसे सवाल क्या दिया है, कहता है ट्यूसडे TUESDAY को कोडित किया जाता है किसमें, FS, उसके बाद CAX। तो किया क्या, टी अगर मैं बात करूं अल्फाबेट में कितने पे आता है, 20 पे। इजोटी से आपने सीखा होगा, या फिर हम बात करेंगे अलग अलग अक्षर को भी ध्यान रखा जा सकता है। जैसे यहाँ टी को हम 20 से याद कर सकते हैं, T for 20। यू हमारा कितने पे आता है, 21 पे। तो हम कहेंगे यहाँ क्या किया, +1।
उसके बाद u एज इट इज है, e हमारा 5 पर आता है, f हमारा 6 पर, तो यहाँ पर भी क्या किया +1, s फिर से सेम है, d हमारा 4 पर आता है, c हमारा 3 पर आता है। यहाँ क्या किया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या कर दिया -1। a क्या है सेम है, y हमारा 25 पर आता है, x हमारा 24 पर, तो यहाँ भी क्या किया है -1। इस तरीके से इधर भी हम कह सकते थे +1 किया है, लेकिन हम एक ही तरफ से चलेंगे क्योंकि सवाल में आगे की तरफ ही हमें बताना होगा। तो मैं कहूँगा यहाँ क्या किया +1 फिर सेम फिर +1 फिर सेम, और बीच में जाने के बाद क्या हुआ उल्टा हो गया, यानी कि पहले हम +1 कर रहे थे, अब चीजें -1 की तरफ चली गई। सेम इसी लॉजिक को हम दूसरे पे लगाते हैं। पूछा किसका गया है, कहता है S Q U A R E और E। इस सवाल में मैं बात करूं S कितने पे आता है 19 पे, सेम लॉजिक लगेगा दोस्तों। यहां भी क्या कर दिया +1 करेंगे तो क्या आएगा 20 का मतलब क्या है, पहला अक्षर क्या आएगा T। 20 का मतलब क्या है कि पहला जो अक्षर होगा वो आपका क्या होगा T होगा, यानी कि यहाँ क्या किया +1 कर दिया, +1 किया तो क्या आया 20। और ऐसे ही अगर मैं इससे आगे चलूं तो आगे चलने पे मैंने देखा क्या कि दूसरा तो सेम है, Q का Q, ये क्या है T आएगा, यहाँ पर +1 कर दिया। उसके बाद यहाँ U कितने पे आता है 21 पे, तो यहाँ भी +1 करेंगे, और +1 करेंगे तो क्या होगा 22, और 22 पे अक्षर क्या आता है V। फिर से क्या रहेगा सेम, क्योंकि यही तो था, +1 किया फिर सेम फिर +1 किया फिर सेम, यहाँ तक तो कहानी सेम है, सेम का सेम आएगा। अब कहानी क्या आ जाती है -1, R हमारा 18 पे -1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों -1। जब हम इसमें करेंगे तो हम कहेंगे सवाल जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर 17, और 17 का मतलब क्या होता है Q। फिर से कहानी सेम रहेगा, E हमारा 5 पर आता है, तो यहाँ भी -1 करेंगे तो 4, और 4 पे क्या आता है D। तो हम कहेंगे सवाल का आंसर जो होगा वो होगा TQVA और ऐसा जो है TQVA ऐसा है आपका ऑप्शन C। तो हम कहेंगे सवाल का आंसर जो होगा C होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सवाल जो है वो आपका पूछा गया है क्लॉक यानी कि घड़ी से। जैसा आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन कहता है 10:10 का टाइम है, ठीक है। मिनट की सुई और घंटे की सुई, ये भी बात सही है, के बीच में हमें बताना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको बता दूं, जब भी हम घड़ी के क्वेश्चन में कोण निकालते हैं तो हम ये देखना चाहिए कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो उसकी एक ट्रिक रहती है 30h-11/2m, और ये जो वैल्यू आएगी उसको हम मोड या मॉडुलस में लिखते हैं। मतलब अगर अंदर एंगल की वैल्यू कोई पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर अंदर वैल्यू कोई नेगेटिव भी आ जाती है तो हम कहेंगे जब इस मॉडुलस से उसको बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव, यानी कि थीटा एंगल की वैल्यू हमेशा घड़ी के केस में क्या होगी पॉजिटिव ही होगी। H और M का मतलब ये है दोस्तों, H का मतलब क्या है हावर हैंड, यानी कि हम कह सकते हैं घंटे की संख्या से है, और M का मतलब यहाँ पर है मिनट से। जैसे समझिएगा 10:10 का टाइम है, तो 10:10 मतलब ये है कि 10:10 पे H की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 10, और M की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी दोस्तों 10 होगी। अगर मैं एंगल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हम इस तरीके से करेंगे 30 गुना H की वैल्यू 10 -11/2, M की वैल्यू भी 10। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो हम कहेंगे एंगल की वैल्यू कितनी आई 300 - 55, तो एंगल वैल्यू कितनी आई 245 आई। लेकिन अगर मैं सवाल को करने के बाद ऑप्शनों पे जाऊं तो मैं देख पा रहा हूं 245 तो ऑप्शन है ही नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 245 उत्तर गलत नहीं है, 245 आंसर सही है, लेकिन हमें तो ऑप्शनों में से ऑप्शन छांटना होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, टोटल जो एंगल की वैल्यू होती है 360, उसमें से क्या करेंगे 245 वैल्यू माइनस कर देंगे, और 245 जब इसमें से माइनस करेंगे तो हम कहेंगे ये वैल्यू जो होगी 5 में से 4 गया 1 और 1, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 115 डिग्री। दोस्तों फिर से रिपीट कर दूं, हमने ये 360 वाली कहानी क्या की, मैंने देखा घड़ी में 10:10 का टाइम है,
अगर ये घड़ी है कि 12, 6, 3, 9 और इस तरीके से ये 1 और ये 2, 10:10 पे लगभग कहानी कुछ ऐसी होती है। अगर 10:10 की बात करूं तो जो हमने एंगल की वैल्यू निकाली 245 डिग्री वो ये आई, लेकिन ये वैल्यू तो ऑप्शनों में है ही नहीं, तो हम कहाँ चले गए, हमने देखा 360 डिग्री में से अगर मैं इस 245 को माइनस कर दूं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 115 डिग्री। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से नंबर सीरीज का है और नंबर सीरीज भी नए पैटर्न की नंबर सीरीज है। कहता है दिए गए अंक से शुरू होने वाली श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। मूल श्रृंखला मतलब जो दे रखी है उसका अनुसरण करते हुए मतलब उसको फॉलो करते हुए हमें ये बताना है कि श्रृंखला में तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे मैं बात करूं कि 12 से 13 कैसे बना, तो मैं ऐसा ही सोचूंगा, 1 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, 12 और 1 13, 12 की 1 से गुणा करेंगे 12 प्लस 1 13। यहाँ क्या किया, 13 की 2 से गुणा की 26 और 4 प्लस कर दिया 30। यहाँ क्या किया, 30 की 3 से गुणा की 90 और 9 99। यहाँ क्या किया, 4 से गुणा कर दी और 4 से गुणा करके फिर क्या किया, 16 प्लस कर दिया। जैसे 4 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 396 और उसमें जब हम 16 प्लस करेंगे तो 412 ही होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो कहानी ठीक है, 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, लेकिन ये जो है ये कैसे आया, 1 नहीं है, ये क्या है, 1 के स्क्वायर से 1 आया। ये 4 जो है वो 2 के स्क्वायर से आया। ये 9 जो है वो 3 के स्क्वायर करने के बाद आया। ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर करने से आया। यानी कि कहानी कुछ ऐसी है, सवाल में लॉजिक कुछ ऐसा है, जिससे मैं गुणा करता हूं आगे की संख्या निकालने के लिए उसी का स्क्वायर प्लस कर दिया। 12 की 1 से गुणा की 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, 2 से गुणा की 2 के स्क्वायर यानी कि 4 को जोड़ दिया, 3 से गुणा की 3 के स्क्वायर को जोड़ दिया, 4 से गुणा की तो 4 के स्क्वायर को ऐड कर दिया। सेम लॉजिक नीचे की सीरीज पे, नीचे की श्रृंखला पे अप्लाई करिए तो हम कहेंगे 18 एकम 18 और 1 का स्क्वायर 1 जोड़ दिया 19। लेकिन ये तो बताना ही नहीं, बताना तो ये है। इससे और आगे बढ़ेंगे तो बारी आएगी 19 की 2 से गुणा करो, 19 दूनी 38 और इसमें क्या करो, 2 के स्क्वायर को ही जोड़ दो, 38 और 4 42। उसके बाद इससे जब आगे चलेंगे तो हम कहेंगे 3 से गुणा करेंगे, 42 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 126। और इसमें क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 को ऐड कर देंगे और 9 को ऐड करेंगे तो हम कहेंगे सवाल में जो होगा वो आंसर होगा दोस्तों आपका 135। यानी कि ऊपर की सीरीज में जो लॉजिक था उसी को मैंने नीचे की सीरीज पे अप्लाई किया तो मैंने ये देखा कि तीसरे स्थान पर जो संख्या आई वो आई आपकी 135 और यही सवाल में पूछा था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही दोस्तों अल्फाबेट सीरीज रिपीटेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और आज के दिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देख भी पा रहे हो, अब जो क्वेश्चन है ये एसआई पेपर, हरियाणा पुलिस एसआई फीमेल का पेपर है ये। आपको बता दूं 2 दिसंबर 2018 को हरियाणा पुलिस की पिछली भर्ती एसआई का पेपर हुआ था। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही शिफ्ट में पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट में मेल एसआई, इवनिंग में फीमेल एसआई। इसलिए मैंने पूरे के पूरे दोनों के दोनों पेपरों के सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं। अब यहाँ की बात करें तो फिर से वही काम करना होगा। पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबको काउंट करूंगा, कितने हैं तो गिनो। अगर मैं इनको काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अगर ये 15 है तो हम कहेंगे 3 3 के 5 रहे होंगे या क्या रहा होगा 5 5 के 3। पहले हम 3 3 के 5 से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्योंकि लगभग सीरीज छोटे पेयर से सोल्व हो जाती है। इससे सोल्व नहीं होगी तब हम जाएंगे 5 5 के 3 पे। जैसे मान लीजिए मैं इस सीरीज को अगर सोल्व करने लगूं तो 3 3 के 5 से ये सीरीज सोल्व नहीं होती, तो हम करेंगे क्या, सीधा 5 5 के 3 पे जाएंगे और 5 5 का जब हम 3 का पेयर बनाएंगे तो ये पहला 3 और 2 5, फिर ये 3 और 2 5, ये वाला और फिर ये आखिरी में 5। अब आपस में कंपेयर करिए। जब मैं आपस में कंपेयर करके इनको भरने की कोशिश करता हूं दोस्तों तो मैं देख पाता हूं क्या कि यहाँ पर B है, B है, B है, सिंपल है। उसके बाद अगर हम बात करें B के बाद जो दूसरा है यहाँ पर देखिए A है तो इसको भी हमने यहाँ पर A, इसको भी A। हम सवाल को बस अप्रोच कर रहे हैं, हमें ऐसा पता नहीं कि A ही आएगा, लेकिन हम एक कोशिश करके देख रहे हैं आपस में कंपेयर करके भरते हुए। A है, यहाँ भी A, यहाँ भी A, A के बाद B, B ये तो है ही। उसके बाद हम बात करें फोर्थ जो अक्षर है वो क्या है B, यहाँ भी B है, यहाँ क्या आएगा B।
पांचवा अगर मैं देखूं तो यहाँ बी है, यहाँ भी क्या आएगा बी और बी। तो मैंने देखा 15 अक्षरों की जो सीरीज थी उसमें 5-5 के 3 पेयर बने, और जो समूह रिपीट हो रहा है, जो ग्रुप रिपीट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए बी ए डबल बी। और ऐसा आपका ऑप्शन कौन सा है, ए बी ए डबल बी। तो हम कह देंगे आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो सवाल जो है वो ब्लड रिलेशन का है। दोस्तों ब्लड रिलेशन जो है वो हमारा डायग्राम बेस्ड चैप्टर होता है। डायग्राम बेस्ड चैप्टर से मतलब ये है कि जब इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम सही बनेगा तो ही उत्तर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा या गलत आएगा। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी छोटी सी बेसिक बातें बता दूं जिससे आपको इस चैप्टर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझ में आए। दोस्तों ब्लड रिलेशन में क्या होता है, जब भी हम कहीं पे प्लस लगाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल यानी कि पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जब भी हम डायग्राम में माइनस का साइन रखते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल यानी कि महिला को रिप्रेजेंट करता है। आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है, प्लस जो है वो पुरुष के लिए आएगा, माइनस जो है वो महिला के लिए, लड़के के लिए, इस तरीके से आएगा। ऐसे ही मान लो मैं ऐसी बात करूं कि मान लो ये 3 जनरेशन की बात है, ये पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन और ये तीसरी जनरेशन, और इन तीनों जनरेशनों में मान लिया मैं यहाँ पर आपको रखूं तो तुमसे ऊपर वाली जनरेशन में या आपसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन होंगे, आपके माता पिता होंगे, चाचा ताऊ मौसा बुआ फूफा सारे यही होंगे। और इससे नीचे वाली जनरेशन में कौन होंगे, तुम्हारे पुत्र पुत्री, तुम्हारे सगे भाई बहनों के पुत्र पुत्री, तुम्हारे चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहनों के पुत्र पुत्री। इस तरीके से जनरेशन का गैप जब भी आएगा तो हम डायग्राम में नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे या फिर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। सेम जनरेशन की बात होगी जब हम डायग्राम में कुछ इस तरीके से चलेंगे। सेम जनरेशन से मतलब ये है कि जब भाई बहन का रिश्ते की बात आए तो हम दोनों को सीधी लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे सवाल में ऐसा कहीं आएगा, जब हम करेंगे सवाल को देखना, मान लीजिए मैं बात करूं इसके पिता, तो इसके पिता को हम कहाँ लेंगे, ऊपर। जैसे इससे ऊपर कौन होंगे, इसके पिता, उससे ऊपर फिर उसके पिता, पिता पिता नहीं माता पिता दोनों होंगे। अब बात करते हैं सवाल को हम कैसे करेंगे, ये थोड़ी बेसिक बातें थी। अच्छा, इसके साथ मैं एक बात और बता दूं कि जब भी पति पत्नी की बात आएगी तो उस डायग्राम को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 बातें हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, समझते हुए चलिएगा। ए और बी को अगर मैं ऐसे मिलाऊं तो अलग रिलेशन बनता है, और ए और बी को मैं ऐसे चाप से दर्शाऊं तो अलग रिलेशन बनता है। क्या इसका मतलब है, ए और बी आपस में किसी भी तरीके से भाई बहने हैं, भाई बहन है। कोई भाई है तो दूसरी बहन, या दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकते हैं, मतलब भाई बहन के रिश्ते देंगे तो भाई बहन का रिश्ता नहीं होगा दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता होगा। जैसे मैं ए और बी को ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो मैं कहूंगा ए और बी दोनों क्या है, भाई है, क्योंकि सेम जनरेशन है। लेकिन जब हम ए और बी को ऐसे डिनोट करेंगे तो हम कहेंगे ए बी, बी क्या है, माइनस होगा, यानी कि ए बी का क्या है, पति है, या ऐसा कहिए ए बी जो है वो पति पत्नी है, तो उनको हम ऐसे चाप से दर्शाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन को। ये बेसिक बातें इसलिए बताई ताकि आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, एनालिसिस को आप समझ पाएं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे की, क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए सवाल में कहता है अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी। पहले देखते हैं, ये अनिल तो हमने देखा, मान लिया ऐसे यहां पर अनिल है, और ऐसे ही अगर हम समझें तो दूसरा जो है वो है रोहित। कहता है यहां जो है वो क्या है, रोहित है। समझिएगा स्टेटमेंट को ध्यान से। कहता है अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी, यानी कि अनिल के पिता, और अभी हमने जाना था पिता कहाँ आएंगे, ऊपर वाली जनरेशन में। यहाँ पर कौन है, अनिल के पिता है। पिता है तो क्या लेंगे, प्लस, और माता है तो क्या लेंगे, माइनस। तो ध्यान रखिएगा ये प्लस माइनस आपको कि जिस तरीके से जनरेशन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलती है, वो बातें अब आपको इस सवाल को समझने में आसान करेगी। देखिए, अनिल रोहित का परिचय कराता है और क्या कहता है, उसके पिता की पत्नी, यानी कि इसके पिता और इसके पिता की पत्नी। पत्नी का मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो पत्नी है
वो क्या है, अनिल की माता है या माँ है। फिर कहता है पिता के पत्नी के इकलौते भाई। इकलौते भाई का मतलब क्या होता है कि वो भाई जो है वो एक ही है, एक से ज्यादा हम भाई नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल में शर्त लगा दी गई है, कह दिया गया है इकलौता, या फिर कभी कभार इस वर्ड की जगह एकमात्र भी लिख दिया जाता है। इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराता है, ठीक है, समझिएगा। अनिल जो है रोहित का परिचय कराता है और वो कहता है कि वो कौन है, मेरे या उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई या एकमात्र भाई का बेटा है। अब आखिरी लाइन पे आइए जो उसने पूछा है, कहता रोहित जो है ना वो अनिल से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, डायग्राम स्टूडेंट का सही होता है लेकिन जो पूछा है ना वो गलत बता देगा। तो इस बात को आसान कैसे कर लेंगे, सिंपल वे में कैसे करेंगे, पहला नाम दूसरा नाम का क्या लगता है या क्या लगती है। देखिए हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे रोहित का अनिल से क्या संबंध है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे रोहित अनिल का क्या लगता है। देखिए रोहित अनिल का क्या लगता है, ये है रोहित, ये अनिल के पिता, ये माता, और माता का भाई क्या होगा, अनिल का क्या होगा दोस्तों, मामा, और मामे का लड़का क्या होगा, ममेरा भाई। तो हम कह देंगे रोहित जो है वो अनिल का क्या है, ममेरा भाई है। यानी कि आखिरी लाइन को हम आसान करने के लिए हर बार ऐसे पढ़ेंगे कि रोहित जो है या पहला नाम जो है वो दूसरे नाम का क्या लगता है, बजाय इसके कि पहला नाम दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। उसमें दोनों तरफ की बातें कई बार हमें कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि ऑप्शनों में रोहित अनिल का क्या लगता है ये भी हो सकता है और अनिल रोहित का क्या लगता है ये भी। तो वो एक ही बात होगी, जो पूछा है वही हमारे दिमाग में आएगा ऐसे करने से कि पहला नाम दूसरे का क्या लगता है। रोहित अनिल का क्या लगता है तो हम कहेंगे रोहित अनिल का मामे का लड़का है और मामे के लड़के को बोलते हैं मेरा भाई। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलूं तो फिर से हमारा फाइंड मिसिंग टर्म, लुप्त पदों को भरने से क्वेश्चन है, और लुप्त पदों को भरने से जो क्वेश्चन है वो है इक्वेशन बेस, यानी कि समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। कैसे, देखिए कहता है 8 गुना 7 गुना 5, उसको लिख दिया गया है 5 7 8, यानी कि 8 7 5 जैसे इसमें अंक है ठीक बिल्कुल इसमें भी वही है। तो लॉजिक क्या है, 8 गुना 7 गुना 5 को रिवर्स क्रम में 5 7 8 करके ये संख्या बना दी। ऐसे ही 3 गुना 1 गुना 2 को जब मैं रिवर्स लिखता हूं तो मैं कहूंगा 2 गुना 1 गुना 3, ये रहा। ऐसे ही 11 गुना 10 गुना 9 को जब मैं रिवर्स लिखता हूं तो क्या कर दिया, 9 10 और 11। तो तीनों के तीनों समीकरणों में लॉजिक जो है दोस्तों वो सेम है। क्या, 8 गुना 7 गुना 5 उल्टे क्रम में लिख दो 5 7 8, 10 गुना 11 गुना 9 उल्टे क्रम में लिख दो 9 10 11, 3 गुना 1 गुना 2 उल्टे क्रम में लिख दो 2 1 3। तो यहां भी क्या आएगा आपका 7 4 2, इसको जब रिवर्स में लिखेंगे तो होगा 2 4 7। तो हम कहेंगे सवाल का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि 247। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं तो फिर से नंबर आपका सवाल कोडिंग का है। कोडिंग में क्या कहता है, यदि किसी कोडित GRINDER को कोडित किया जाता है किसमें, 7 6 5 4 3 2 6 में लिखा जाता है, या कोडित किया जाता है, सेम ही बात है। उसी कोडित भाषा या कोडिंग लैंग्वेज में हमें बताना है कि रेंडर को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कोडिंग का क्वेश्चन है, और जब हम सवाल को करेंगे तो मैं आपको, जब पढ़ोगे आप चैप्टर पूरा मुझसे, तो मैं आपको बताऊंगा कि हर सवाल को अप्रोच किस तरीके से करना होता है। क्योंकि अप्रोच करना जब आप सवाल को सीख जाओगे ना तो आपको सवाल बहुत आसान लगेगा। मतलब खाली रकम पढ़ते ही आप ये बता दोगे कि ये उस चैप्टर की उस वाली टाइप का सवाल है। कैसे, देखो जिसका कोड दिया है, ग्राइंडर का कोड दिया है, और जिसका कोड पूछा है, किसका पूछा है, रेंडर का, RENDER। तो जो अक्षर इसमें हैं वो सारे के सारे अक्षर इसमें हैं जिसका कोड पूछा है। तो हम कहेंगे ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या रहता है, इसके सामने वाले कोड में जो भी अक्षर जिस स्थान पर होगा वो उसके कोड होंगे। जैसे G पहले स्थान पर है तो G का कोड क्या है, 7। जैसे मैं यहां लिख लूं G का कोड क्या है, 7। R की बात करें तो R का कोड क्या होगा दोस्तों, 6। I की बात करें तो I का कोड क्या होगा, 5। N की बात करें तो N का कोड क्या होगा, 4। D की बात करें तो कोड क्या होगा, 3, फिर होगा 2 और फिर होगा 6। कहानी क्या है, देखिए जिसका कोड दे रखा है और जिसका कोड पूछा है, अगर उन दोनों में अक्षर जो है सेम है तो हम कह देंगे इसकी जगह जिस स्थान पर जो अंक होगा वही उसका कोड होगा। जैसे G पहले पे पहला, इस तरीके से हमने कर लिया। अब बात करते हैं रेंडर का कोड क्या होगा। तो यहां से देखें तो R क्या है, 6।
तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, लेकिन हम ऐसा करने से सवालों में चालाकी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने देखा चारों के चारों ऑप्शन जो है ना वो 6 से शुरू और 6 पे ख़त्म है। अगर ऐसा नहीं होता तो सवाल हमारा आधे में पूरा हो जाता, लेकिन अब वो दौर चला गया दोस्तों। अब एग्जामिनर सवालों के ऑप्शन इस तरीके से रखता है कि हमें सवाल को लगभग पूरा करना ही पड़ता है। जैसे R 6 तो दोनों तरफ 6 उसके बाद ई का जो कोड है वो क्या है 2, तो हम कहेंगे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। N की बात करें तो N का जो कोड है वो है दोस्तों 4, और D की बात करें तो D का कोड क्या है 3, यानी कि आंसर जो आया वो आया 6 2 4 3 2 6, और 6 2 4 3 2 6 किस में आपका सी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर से सवाल जो है वो ब्लड रिलेशन का है। कहता है ए और बी जो है वो भाई और बहनें हैं, और क्या है क्रमशः भाई और बहन है। मतलब जो पहले वाला है ए वो क्या है भाई, उसके बाद जो बी है वो क्या है बहन। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, मतलब ये है ए हमारा भाई और बी क्या है बहन। फिर कहता है ए का पिता सी है, तो हमने सीखा था पिता है तो ऊपर वाली जनरेशन में यानी कि यहाँ आएगा, और अगर ये पिता है तो कहेंगे प्लस, अगर माता होती तो हम कहते माइनस। सी जो है वो क्या है ए का पिता है। फिर कहता है सी की बहन डी है, सी की बहन डी है सेम जनरेशन, तो यहाँ आएगा डी, और बहन है तो क्या आएगा माइनस। सी की बहन डी है, फिर कहता है डी की माता ई है डी की माता क्या है ई है, अगर माता है तो क्या कहेंगे माइनस। अब पूछा क्या है, कहता है बी का ई से क्या रिलेशन है। फिर वही बात हम पढ़ेंगे, क्या पहला नाम दूसरे नाम का क्या लगता है, यानी कि बी ई का क्या लगता है। तो देखो बी ये है, ई ये बताना है बी का क्या लगता है। ये दोनों भाई बहन है, ये इनका पिता है तो ये इसका भी पिता रहा होगा, और ये इसकी माता है तो इसकी माता रही होगी। तो हम कहेंगे बी जो है इसको ऐसे पढ़ेंगे, पहला नाम दूसरे नाम का क्या लगता है। ये वो रामबाण है दोस्तों, अगर आपका डायग्राम सही हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों तरफ के रिश्ते मिलेंगे। बी ए का क्या लगता है, ये सवाल की बात करें बी ई की क्या लगती है, और ई बी का क्या लगता है, इस तरीके से दोनों के ऑप्शन मिलेंगे, तो सवाल आपका गलत ना हो। इसलिए हमेशा यूं करिएगा, पहला नाम दूसरे नाम का क्या लगता है, यानी कि बी ई का क्या लगता है। तो बी क्या है ई के बेटे की बेटी, और बेटे की बेटी क्या होती है पोती, तो हम कहेंगे आंसर का जो होगा वो होगा ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं तो वो कहता है कि दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है। सही क्रम से मतलब ये है दोस्तों कि जो 4 शब्द दिए हैं ना, वाष्पीकरण, वर्षा, समुद्र और बादल, ये किसी ना किसी लॉजिक से, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, हमें देखना पड़ता है। बहुत बार तो ऐसे सवालों में हमें ऑप्शन की भी हेल्प लेनी पड़ती है, फिर हम क्वेश्चन को करवाते हैं। कहते हैं इन 4 शब्दों को हमें किसी भी लॉजिक से अरेंज करना है। कौन सा वो ऑप्शन है जो इनके सही क्रम को यानी कि लॉजिकली सही अरेंजमेंट को दर्शाता है। तो जैसे ही मैंने नाम 4 शब्द पढ़े तो मैं समझ गया कहीं ना कहीं कहानी जो है वो वर्षा की है। तो हम कहेंगे सबसे पहले जो होगा समुद्र के जल का जो होगा दोस्तों वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण जब होगा, वाष्प जब बनेंगे तो वो किसका रूप ले लेंगे बादल, और जैसे ही बादल ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो जो वाष्प जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे और वो छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेंगे, और मतलब वाटर ड्रॉपलेट बनेगी, और जब वाटर ड्रॉपलेट इतनी बड़ी हो जाएगी कि बादल उनको मतलब नहीं रख पाएंगे तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरेगी, जिसको हम कहते हैं कि वो वर्षा है। तो इन शब्दों को अगर मैं लॉजिकली अरेंज करूं तो सबसे पहले क्या होगा समुद्र, यानी कि 3। कहानी यहाँ से भी पूरी हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि हमने देखा इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 3 से शुरू हो रहा है, लेकिन हम पूरा करेंगे क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। 3 के बाद क्या है, मतलब यहाँ समझने के लिए पूरा करेंगे। एग्जाम हॉल में आप ऐसी चालाकियां कर सकते हैं, लेकिन हम खाली इन चालाकियों के भरोसे भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते, क्योंकि बार बार हमारे पास कि हम सफलता के बिल्कुल पास थे, सफलता हमसे थोड़ी सी दूर थे, और हमने ऐसी लापरवाहियों की वजह से हमने अपने सिलेक्शन को छोड़ दिया। तो हम वो सिचुएशन डिसाइड करती है कि सवाल किस तरीके से हमें हैंडल करना है। तो हम कहेंगे सबसे पहले क्या होगा समुद्र, समुद्र के बाद क्या होगा उसका वाष्पीकरण होगा, यानी कि 3 के बाद जो शब्द होगा वो होगा 1। वाष्पीकरण के बाद बनेंगे बादल यानी कि 4, और उसके बाद क्या होगी वर्षा यानी कि 2। तो हम कहेंगे 3 1 4 2, तो आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।
यदि आपके पास हमारे लिए कोई अच्छा सजेशन है जिससे हम आपके लिए और अच्छा कर पाएँ, बेटर से बेटर कर पाएँ, कुछ इनोवेटिव कर पाएँ, जिससे आपको तैयारी में मदद मिले, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।